अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम हर खबर का रुख तफसील से करेंगे और जाने कि उस खबर की परत दर परत विश्लेषण क्या हो सकता है, उस खबर की गहराई क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, पंचकुला से एक अहम खबर, सेक्टर 5 में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में साइकिल चलाकर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साइकिल चलाकर कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। सीएम ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। हरियाणा के मशहूर गायक फाजिल पुरिया ने स्टेज परफॉर्मेंस भी दी इस दौरान। एक खास कार्यक्रम पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित किया गया। इस राहगिरी कार्यक्रम के तहत कई तरह के खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेरे नौजवान साथियों, ये राहगिरी कार्यक्रम आखिर क्यों करते हैं? ये राहगिरी कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि हमारा जो सामान्य जीवन है, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का हो, चाहे किसी व्यवसाय करने वाले का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब हर दिन बहुत तरह के काम करते करते बहुत तरह के तनाव उनके दिमाग पर आते हैं। और यदि हमने हर सप्ताह ये 2 घंटे का समय निकाला तो तनाव दूर भागेगा। और तनाव दूर भागता है तो शरीर की बहुत सी समस्याओं का हल होता है। हमारे तनाव के दूर भागने से हमारा मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ रहने से कोई बीमारी, कमजोरी हमारे मन की नहीं आती है, आदतें ठीक रहती हैं। और हमने तो इस समय के जो हरियाणा उदय के कार्यक्रम हरियाणा भर में चल रहे हैं, उसका थीम एक ही दिया हरियाणा में, क्या? कि हमारा युवा नशे की आदत की तरफ बढ़ रहा है। भयंकर बीमारी है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथी पंचकुला से तारा ठाकुर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करें। तारा, राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला सेक्टर 5 में किया गया। मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए इस कार्यक्रम में। उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। खास बात यह रही कि दोनों साइकिल चलाकर यहाँ पहुंचे। कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तारा, तफसील से बताइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए करीब कई लंबे समय की अगर बात करें तो उसके बाद ये राहगिरी कार्यक्रम जो है दोबारा से शुरू किए गए हैं। क्योंकि कोविड-19 के चलते ये जो हर जिले में राहगिरी कार्यक्रम किए जाते थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज इनकी फिर से जो है शुरुआत कर दी गई है। और पंचकुला के सेक्टर 5 में जो राहगिरी कार्यक्रम किया गया था उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के जो मशहूर गायक हैं फाजिल पुरिया, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और विभिन्न जो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए और विभिन्न विभागों द्वारा जो स्टॉल्स लगाए गए थे, उन स्टॉल्स का भी जो है निरीक्षण हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और खासकर मकसद ये था कि जो युवा नशे से ग्रस्त हो रहा है और खेलों के तरफ जो है आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विभिन्न खेलों को इसमें रखा गया था और करीब 37 जो खेल थे वो इसमें प्रदर्शित किए गए। जो युवा खिलाड़ी थे उनके द्वारा अपने अपने जो विभिन्न खेल हैं उनका प्रदर्शन किया गया। हर स्टॉल पर जाकर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है खेलों को देखा। कुछ खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री हरियाणा खेलते हुए नजर भी आए। और इसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि 1 सितंबर से जो है करनाल से साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया जाएगा, ताकि जो हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाए, युवाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा खेलों की तरफ लाया जाए। उसके मकसद से 1 सितंबर से जो है करनाल। ठीक है तारा, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम रुख कर रहे हैं कुरुक्षेत्र का। आपको बता दें कि बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित होगा कुरुक्षेत्र में। नए अनाज मंडी में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसमें शिरकत करेंगे। कई बीजेपी नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको पन्ना प्रमुख सम्मेलन के हवाले से। आज कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कई और बीजेपी नेता भी इस सम्मेलन का हिस्सा करेंगे। आपको बता दें कि नई अनाज मंडी में आज बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा।
आज की एक और अहम खबर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। आज फरीदाबाद दौरे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज फरीदाबाद दौरा है। आज फरीदाबाद पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फरीदाबाद आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके जोरदार स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। फरीदाबाद के बदरपुर टोल पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस के नेता जोरदार इस्तकबाल करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन कुमार सिंगला तमाम फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नेता प्रतिपक्ष का जोरदार स्वागत करेंगे। फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फरीदाबाद के हालात का जायजा लेंगे। और हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड राजा पटेल मौजूद हैं तमाम तफसीलात लेकर इस खबर के हवाले से। राजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहम दौरा है फरीदाबाद का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। क्या इस दौरे को भी आने वाले चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जाए? राजा, बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद दौरे पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि प्रदेश में मिशन 2024 को लेकर लगातार कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है। चाहे प्रभारी दीपक बावरिया की बैठकों की बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष की बैठकों की बात करें, उसी कड़ी में आज फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद एक बड़ी लोकसभा कहीं ना कहीं क्षेत्र है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ फरीदाबाद है, तो कार्यकर्ताओं को में जोश भरने का काम यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। वहीं राजपूत समाज का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हुए नजर आएंगे। तो एक भव्य तैयारी यहां पर आपसे कुछ देर में देखने को मिलेगी। अब कुछ देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बदरपुर टोल पर पहुंचेंगे। वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे लखन सिंगला की बात करें, पूर्व विधायक ललित नागर की बात करें, तमाम जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है वो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करेंगे और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद राजपूत समाज का जो कार्यक्रम है फरीदाबाद में, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, तो राजपूत समाज के कार्यक्रम के अलावा राजा, आज फरीदाबाद में कुछ और भी शेड्यूल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? और बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, उसको लेकर बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राजपूत समाज का कार्यक्रम है, राजपूत समाज काफी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में पहुंचते हुए नजर आए, तो वहां पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उसके बाद वापिस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल जो फरीदाबाद में है, 2 कार्यक्रम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्धारित किए गए हैं। जी, शुक्रिया राजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर दे रहे हैं आपको। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि महंतों के चंगुल में है हरियाणा के गुरुद्वारे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सिख उन्हें कब्जे से छुड़ाएं, ये अपील की उन्होंने। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत से गुरुद्वारों पर कब्जा किया गया। गुरुद्वारों को आजाद कराना जरूरी है। सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अकाली दल HSGMC का चुनाव लड़ेगा, पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है आज की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के गुरुद्वारे महंतों के चंगुल में। उन्होंने हरियाणा के सिखों से उन्हें कब्जे से छुड़ाने की अपील की है। उन्होंने ऐलान भी किया कि अकाली दल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी HSGMC का चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया गया, उनका यह आरोप है। उन्होंने कहा कि इसीलिए गुरुद्वारों को आजाद कराना जरूरी है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर HSGMC का चुनाव लड़ेगी। आज की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ये बड़े आरोप लगाए हैं सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गुरुद्वारे महंतों के कब्जे में। उन्होंने सिखों से अपील की कि इस कब्जे से छुड़ाया जाए गुरुद्वारों को हरियाणा में। इसके लिए उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल HSGMC का चुनाव लड़ेगी हरियाणा में और पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव लड़ेगी। बड़ा अपडेट है इस वक्त का आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की अहम खबर दे रहे हैं आप।
तो खबर की तह तक हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे तमाम अहम साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका तारुफ करा देते हैं एक बार। हमारे साथ देहरादून से राव शफात अली जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो हेड, और मेरी साथी हरसिमरत पॉल हमारे साथ बनी हुई हैं चंडीगढ़ से सीधे। हरसिमरत, आप ही का रुख कर रहे हैं। पहले ये एक अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी इस वक्त सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा इल्जाम लगाया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर। उन्होंने कहा है हरसिमरत की हरियाणा में गुरुद्वारे महंतों के कब्जे में है, उसके लिए बड़ा ऐलान भी किया उन्होंने। शिरोमणि अकाली दल HSGMC के चुनाव लड़ेगी। अपने चुनाव चिन्ह पर सिखों से भी अपील की गुरुद्वारों को महंतों के कब्जे से छुड़ाया जाए। इस खबर की तह तक कैसे पहुंचेंगे हरसिमरत? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हाल ही में बनाई गई है, या हम कहें कि इसका अधिकार जो है पूर्ण रूप से हरियाणा में से अभी मिला है, क्योंकि कुछ समय पहले ये मामला जो था कोर्ट में विचाराधीन था और इस पर फैसला आया है कि हर राज्य जो है वो अपनी गुरुद्वारा कमेटी अलग से बना सकता है। तो उसके तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ। आपको ये बता दें, इससे पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत ही सारे गुरुद्वारा साहब आते थे। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी अलग से गुरुद्वारा के लिए कमेटी जो है वो बनाई गई थी। ये कमेटियां प्रबंध करती हैं कि गुरुद्वारा में अगर किसी तरह का कोई प्रोग्राम होने हैं, कोई गुरु पर्व मनाया जाना है या कोई जयंती मनाई जानी है, तो उसे किस तरह से आगे मनाया जाना है, या सिखों के जो रिचुअल्स हैं या उनकी जो इतिहास है उसको आगे कैसे लेके जाया जाना है। पर आपको बताएं कि इसमें जब सरकारों का दखल हुआ तो ये कमेटियां बंट गई, और अब अगर हरियाणा की बात करें तो एक अलग जो प्रबंधकीय कमेटी है वो हरियाणा सिख गुरुद्वारा उसकी मिली है। पर आपको ये बताएं कि वहां पर भी जो इनके प्रधान होते हैं सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, उनका आपस में झगड़ा हो गया। पिछली बार की अगर बात की जाए तो दादू वाल ने, जो कि पहले इसके हरियाणा से इस कमेटी के प्रधान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो प्रधानगी थी वो जताई थी, पर जब सरकार ने नहीं माना तो इसको लेकर इलेक्शन होने थे जो अभी तक हो नहीं पाए थे। तो इसको लेकर के जरूर कहीं ना कहीं जब मीटिंगें रखी जाती थी, इकट्ठ रखा जाता था, तो वहां पर गाली गलौच देखने को मिला। एक दूसरे के साथ जो थे ये बातें नहीं मानते थे या कुछ ऐसे अपशब्द भी कहे गए। तो साथ ही आपको ये बताएं कि जब ये सारा मामला हुआ, जब ये कमेटियां अलग हुई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जब धन्यवाद समारोह हुए अलग कमेटी बनने के बाद, तो वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की और इन प्रोग्राम्स पर भी पहुंचे। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं जो श्रोमणी अकाली दल है उसके द्वारा बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर महंतों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है या कब्जा है, तो सिखों को उससे छुड़वाने की अपील जो की है, तो इसके तहत इन्होंने कहा है। और साथ में आपको ये भी बताएं कि जैसे हम सब जानते हैं कि अब हरियाणा में चुनाव सिर पर हैं और सरगर्म हो रहे हैं सभी, तो श्रोमणी अकाली दल हर बार चुनाव के समय में हरियाणा पहुंचता है, और इस बार ये सिखों की इस प्रबंधक कमेटी के जरिए जो है उनके बीच जाना चाहता है। जी तो हरसिमरत, क्या लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए, और जितने आक्रामक होकर सुखबीर सिंह बादल ने ये स्टेटमेंट दी है, ये बयान दिया है कि अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो और इस बार खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर एक साथ हमलावर हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में इनकी भूमिका काफी दिलचस्प रहने वाली है शिरोमणि अकाली दल की? आपको बताएं कि श्रोमणी अकाली दल एक पंथक पार्टी मानी जाती है, तो इसको लेकर के ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं सिखों को बहलाने का काम श्रोमणी अकाली दल के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में अगर पंजाब में देखा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा जो गुरबानी का राइट था, जो अमृतसर हरमंदिर साहिब से गुरबानी प्रकाशित होती थी वो एक निजी चैनल को जाती थी, उसका भी राइट खत्म करके सभी चैनलों को समान रूप से उसको पहुंचाने की बात की गई थी, जिसका भी विरोध अकाली दल के द्वारा किया गया था। अब हरियाणा में भी सेम जो चीज है कि वो किसी और के हाथों में मैनेजमेंट ना चली जाए, उसको रोकने के लिए ये जरूर से करेंगे। और जैसे इसमें भी अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि प्रधान चुने जाते हैं, तो उसको लेकर के कई वहां पर ओहदेदार अगर खड़े होंगे तो एक ओहदेदार जो है हम कहा जा सकता है कि प्रधानगी के पद को लेकर के श्रोमणी अकाली दल भी खड़ा कर सकता है। जी बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच हम अब हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश से अहम खबर देंगे आपको। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। मौसम के पूर्वानुमान का सिस्टम सुधारे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1100 को भी आपदा हेल्पलाइन में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भूकंप रोधी तकनीक से डे बोर्डिंग स्कूल भवनों का निर्माण होगा। हिमाचल प्रदेश रियासत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने आपदा के वक्त जानमाल को
कम से कम नुकसान के दृष्टिगत फौरन कार्रवाई पर जोर दिया। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और इसके लिए तैयारियों से मुतालिक मुख्तलिफ उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वास्तविक समय के आधार पर मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए एक सुदृढ़ और अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने की जरूरत है। प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में 5 स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां स्थापित करना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील। और हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ इस खबर की तह तक जाने के लिए। प्रदीप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से हासिल डाटा का संकलन, इसकी निरंतर निगरानी जरूरी बताई। उन्होंने उस तकनीक पर जोर दिया जिससे इस तरह की आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम से कम किया जा सके। इसके लिए उनकी अहम मीटिंग भी थी। तफसील से इस खबर को समझाइए प्रदीप, कैसे जाएंगे इस खबर की तह तक, आम आदमी कैसे समझे इस खबर को, क्या मकसद है? बिल्कुल मुमताज, देखिए पिछले कल शाम को ये बैठक हुई है और वर्तमान सरकार में पहली बैठक ये हुई है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। और इससे पहले ये बैठक पूर्व बीजेपी सरकार में जब कोविड काल आया था उस वक्त ये बैठक हुई थी। तो अब 8वीं बैठक थी ये पिछले कल जो हुई है, क्योंकि इस बार मानसून सीजन में बहुत ज्यादा नुकसान प्रदेश को हुआ है और जिस तरह से आपदा ने जख्म दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब राज्य को सोचने के लिए विवश किया है कि अगर आने वाले समय में इस तरह की आपदाएं होती हैं तो उस दौरान जो रिस्क है, जो जोखिम है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर डिटेल्ड डिस्कशन यहां पर हुई। मुख्य सचिव इसमें मौजूद थे, डीजीपी भी मौजूद थे, तमाम जो सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद रहे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी इस बैठक में मौजूद थे। और इसमें विस्तृत चर्चा की गई है कि हमें अब आने वाले समय के लिए तैयार कैसे होना है, क्योंकि इस बार जिस तरह से देखा गया कि प्रदेश में नुकसान हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से 10,000 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है, उससे ज्यादा के नुकसान होने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आई कि जो इंसानी भूल है, जो आम आदमी, जो इंसान है, उसकी तरफ से जो गलतियां की गई है, उसका भी कहीं ना कहीं इस बार नुकसान जो ज्यादा हुआ है उसमें हाथ रहा है। और कई जगह देखा गया, कई ऐसे भवन बनाए गए हैं जिनके नक्शे नहीं थे, कोई जियोलॉजिकल सर्वे वहां का नहीं हुआ था, वहां का स्टेटा कैसा है, वहां पर भार सहने की क्षमता कैसी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका ध्यान नहीं दिया गया था। और कई जगह लैंडस्लाइड की चपेट में ये भवन आए, कई जगह बाढ़ की चपेट में आए, नदी के किनारे लोगों ने घर बना दिए थे। तो ये तमाम चीजें अब सबक लेने की है, इसी से जुड़ी ये बैठक थी। और इसमें यही मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए कि एक तो हमें जो आने वाले समय में जो मौसम है उसका पूर्वानुमान समय रहते लगे, ऐसी तकनीक पर काम करना होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है, तो ऐसे में जो निर्माण होने हैं, चाहे सरकारी भवन जिसमें स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, बाकी जो सरकारी विभाग हैं, और इसके साथ साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल अभी बनने हैं पूरे प्रदेश में, हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक स्कूल बनना है। तो ऐसे में जो ये स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, ये भूकंप रोधी तकनीक से लैस होने चाहिए, ये यहाँ पर जोर दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसके साथ साथ जब ऐसी आपदाएं होती हैं तो लोगों को मदद तुरंत पहुंचे। हालांकि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसकी तरफ से पहले ही 1070 यानी 1070 और 1077 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे। और एक जो 1100 है मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन नंबर के तौर पर इसको जाना जाता है। इसमें लोग अपनी शिकायतें करते थे, अगर कोई डेली रूटीन की शिकायतें हैं, किसी के गांव की समस्याएं हैं, तो वो इस नंबर पर वो अपनी कंप्लेंट्स करते थे। इसके लिए बाकायदा शिमला में एक कॉल सेंटर बना हुआ है। पूर्व सरकार में ये शुरू हुआ था। स्कूलों, अस्पतालों के भवनों के लिए रेट्रो फिटिंग को भी लाजमी बताया गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। काफी अहम खबर थी हिमाचल प्रदेश के हवाले से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हम उत्तराखंड का रुख करेंगे। बता दें आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है, जिसके हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पहुंचकर विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। संतों और लोगों के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। ये कार्यक्रम सुनेंगे संतों और कई अहम लोगों के साथ। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरिद्वार और देहरादून दौरा है। कई खास कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे आज जेपी नड्डा अपने इस दौरे के दौरान।
राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हाँ राव शफात, इस खबर के सियासी मायने कैसे समझें? जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उत्तराखंड में कई जगहों का दौरा करने वाले हैं, कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे देहरादून और हरिद्वार में, और संतों और लोगों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात भी सुनेंगे। सियासी तरीके से इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे राव शफात? मुमताज खान, देखिए यूं तो जो दौरे होते हैं नेताओं के वो एक रूटीन दौरे की तरह देखे जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव बेहद करीब हो, वो चाहे अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव बहुत करीब है, और ऐसे में एक वो उपचुनाव जो है वो उत्तराखंड में भी होना है, तो ऐसे में बड़े नेताओं के दौरे बहुत महत्वपूर्ण और अहम हो जाते हैं। हालांकि पूरे देश में भाजपा का जो कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में इसका वजन और इसकी महत्वपूर्णता इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड के हर एक दूसरे परिवार से देश की सेवा के लिए जवान है। और मेरी माटी मेरा देश ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वीर शहीदों के सम्मान में और शहीदों के परिवार के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण 3 कार्यक्रम रहेंगे। ऋषिकुल यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम होना है मेरी माटी मेरा देश को लेकर के, और अमृत वाटिका जो पौधारोपण है ये कार्यक्रम होना है। इसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वो जाएंगे और उसके बाद फिर मन की बात कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। अब से कुछ ही देर में हरिद्वार में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सिलसिलेवार ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। और उसके बाद जेपी नड्डा देहरादून का रुख करेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा, क्योंकि हरिद्वार से कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, संतों से बात करने के बाद वो देहरादून आएंगे। हरिद्वार क्योंकि धर्मनगरी माना जाता है मुमताज खान, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, और यहाँ का जो मैसेज है वो राजनीतिक तौर पर पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। अब इस दौरे को खबर की तह तक अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके आने का मतलब है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड के नेताओं की नब्ज को टटोलना, जनता की नब्ज को टटोलना, और आने वाले वक्त में भाजपा किस तरह का प्रदर्शन करेगी उसकी रणनीति को तैयार करना। जेपी नड्डा क्योंकि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। बहुत कम वक्त बचा है अब लोकसभा के चुनाव को लेकर के भी, और उससे पहले एक छोटा सा ट्रेलर मुमताज खान यहाँ देखने को मिलेगा उपचुनाव का बागेश्वर में, क्योंकि 8 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे और 5 को वहां पर वोटिंग होनी है। तो यहाँ भाजपा सत्ता में है उत्तराखंड में और दूसरी बार सत्ता में आई है, तो ये एक छोटा सा ट्रेलर होगा भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा दावा करती है कि वो इस सीट को जीतेगी। और उपचुनाव में जिस तरह की तैयारी भाजपा की ओर से दिख रही है, कांग्रेस की ओर से दिख रही है, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ टक्कर भी मानी जा रही है। बहरहाल इसको कह सकते हैं कि जेपी नड्डा जब उत्तराखंड में आएंगे तो वो जनता से बात करेंगे, इसके साथ ही कुछ कार्यक्रम उनके और आयोजित रहेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, और लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी रणनीति पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। खास तो ये भी है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो लोकसभा के पहले सदस्य हैं उनमें से किसी का टिकट कट सकता है, यानी कि यहाँ 5 सीटें और 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास है। तो चर्चाएं इस तरह की भी हैं सियासत में कि कुछ टिकट कट जाएंगे और कुछ नए लोगों को चेहरा बनाया जाएगा आने वाले वक्त में, तो इस पर भी बहुत गहरी चर्चा हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में, और क्योंकि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है वो जनता तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, तो इस बात को लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कि भाजपा की सरकार सत्ता में दूसरी बार उत्तराखंड में आई है, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड का विकास जिन पहलुओं से होना चाहिए था, बिल्कुल। अब देखते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे के क्या क्या असर होते हैं, किस किस अंदाज में इस दौरे को आगे समझा जाएगा सियासी गलियारों में। आपका बेहद शुक्रिया राव शफात, इस एनालिसिस के, इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।